स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। हम लोग उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को पढ़ रहे थे। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में हम लोगों ने अभिलेखी न्यायालय जो आर्टिकल 129 है उसको पढ़ लिया था और जो प्रारंभिक अधिकारिता है उच्चतम न्यायालय की उसको पढ़ लिया था। आज हम लोग अपीलीय अधिकारिता को पढ़ा जाएगा। अमूमन आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि अपील किसे कहते हैं। तो अपील का मतलब होता है कि छोटे न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध बड़े न्यायालय में जाना, यानी हम इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है जो उस न्यायालय ने दिया है, उस न्यायालय के डिक्री या आदेश के विरुद्ध हम ऊपरी न्यायालय में उससे जाएंगे। जैसे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय है तो हम हाई कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट का निर्णय है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जितना हम लोग आसान समझते हैं कि कहा जाता है, कहावत है कि जीतेंगे तो कोई बात नहीं, हारेंगे तो अपील करेंगे, तो अपील इतना आसानी से नहीं हो जाता है। जब हाई कोर्ट तक तो एक बार हो सकता है, हाई कोर्ट से ऊपर जाने के लिए अपील में काफी जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं वही जा सकते हैं। तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो जो चीजें अपील के माध्यम से जाएंगी उसके बारे में पढ़ा जाएगा कि किस प्रकार के केसेज ये सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से जाती हैं। ठीक, तो हम लोगों ने आर्टिकल 131 तक समाप्त कर दिया है। आर्टिकल 132, 33, 34 और 36 ये अपील अधिकारिता के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इसमें है कि जो आर्टिकल 132 है उसमें दिया गया है कि संवैधानिक मामलों में अपील, जो संवैधानिक मामला है उसमें आर्टिकल 132 के तहत अपील किया जाएगा। आर्टिकल 133 में सिविल मामलों के अपील जाते हैं। आर्टिकल 134 के तहत जो दंडिक मामले हैं उसमें जाते हैं। फिर 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एक विशेष इजाजत देती है कि हमारे यहाँ अपील आप कर सकते हैं, तो इस प्रकार से अपील इसमें की जाती है। तो इतने प्रकारों से सुप्रीम कोर्ट में अपील के अंतर्गत जाया जाता है। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक आर्टिकल है 134 का, उसको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसका उपयोग आएगा। ये चीज न जाने रहे आदमी तो समझने में कुछ कठिनाई का अनुभव हो सकता है। समझने को तो समझा ही जाएगा, उसके बाद भी बताएं तभी भी, लेकिन पहले समझ लेंगे तो आसानी से वो चीज क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 134 का इसमें क्या दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय देखिए, उच्चतम न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में ये बात करता है आर्टिकल 134 का। तो ये प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी पहुंचेगा कि वो किसी हाई कोर्ट से ऊपर आए, हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला हो। तो इस मामले में हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 134 क के तहत प्रमाण पत्र जारी करती है। तो वो किस प्रकार से प्रमाण पत्र जारी कर सकती है इसको देखते हैं। ये प्रमाण पत्र रहेगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो क्या है, यदि हाई कोर्ट उचित समझता है तो या जो पीड़ित पक्षकार है वो यदि मौखिक निवेदन करता है तो न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है वो डिक्री देते समय, फैसला देते समय इसको क्या करेगा कि उसके साथ ही प्रमाण पत्र दे देगा यदि वो आवश्यक समझे। तो इस मामले में हाई कोर्ट के पास विवेकाधिकार होता है, वो आवेदन पे चाहे तो प्रमाण पत्र दे भी सकता है या मना भी कर सकता है कि हम प्रमाण पत्र नहीं देंगे, उसके पास ये विवेकाधिकार है। लेकिन ये विवेकाधिकार जो है वो मनमाना नहीं है कि हम इनको दे सकते हैं इनको नहीं दे सकते, वो एक युक्तियुक्त आधार है और उसी आधार पे वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
उससे हट के वो कार्य नहीं कर सकते, कि ऐसे चेहरा देख के वो ऐसा नहीं कर सकते कि इनको हम प्रमाण पत्र देंगे, इनको नहीं देंगे। ठीक, वो आधार पे ही अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। तो इतनी चीजें इसमें शामिल होती हैं। ये जो आर्टिकल 134 का वो 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें एक चीज और है कि इसको थोड़ा विस्तृत किया गया है, कहा गया है कि जब हाई कोर्ट अपना फैसला देता है तो उसे उसी समय ये बात क्लियर कर देना चाहिए कि इनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा या नहीं। ठीक, कि इस तरह से वो अपना क्षेत्र को, अधिकार क्षेत्र को जान सके जो पक्षकार है, क्योंकि एक बार फिर से आवेदन करेगा फिर वो उसमें जाएगा। उससे अच्छा है कि आप पहले ही बता दीजिए कि ये प्रमाण पत्र इनको जारी किया जा सकता है या नहीं। ठीक, तो इतना भी हम लोग को समझ लेना है कि आर्टिकल 134 का क्या कहता है। वो अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है। कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट जारी करता है। देखिए, सभी जो मामलों में यदि आसानी से अपील होने लगे तो फिर लोअर कोर्ट का मतलब ही समाप्त हो जाएगा। न्यायालय का सबसे बड़ा जो आवश्यक तत्व में आता है वो है कि उसका जो निर्णय है वो अंतिम होना चाहिए। अब हम लोअर कोर्ट में जाएं एकदम से और वहां पे सीधे के सीधे फैसला कोई दिया, हम तुरंत अपील करने की शक्ति हमको प्राप्त हो जाए। फिर हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट में एक पक्षकार जीता, फिर जो हारा वो फिर अपील करे, तो इस प्रकार से यानी सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट थोड़े तय करेगा। ये चीज प्रदान किया गया है कि जो विशेष विशिष्ट मामले हैं वो चीज अपील के माध्यम से ऊपर जाए। जहां वास्तव में लगे कि इनके साथ अन्याय हुआ है वो चीज, वो केसेज अपील के माध्यम से ऊपरी कोर्ट में जाएं। तो यहाँ हम लोग सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं, तो इसको पढ़ा जाए। ठीक, तो इसका जो पहली अपीली अधिकारिता है वो किस मामले में है? वो है सांविधिक मामले में। संवैधानिक ये आर्टिकल 132 में कहा गया है। आर्टिकल भी आप लोग का इस हिसाब से क्लियर होता जाएगा, तो इसको ध्यान से समझते चलिएगा। तो संवैधानिक मामले में किस प्रकार के जाएंगे? तो इसके भी दो इसेंशियल हैं। इसेंशियल क्या होते हैं कि उसके तत्व को समझ लेते हैं कि इन मामलों में हम संवैधानिक मामले माने जाएंगे और इस आर्टिकल 132 के साथ हम अपील करेंगे। ठीक, इसमें क्या है कि जो पहला है इसका इसेंशियल वो है कि जो सिविल मामला है या दांडिक मामला है या कोई अन्य कार्रवाई है, दांडिक या कोई अन्य कार्रवाई, उसमें क्या है, उसपे जो न्यायालय का डिक्री है, आदेश है, वो अंतिम रूप से दे दिया गया हो। मैं पहले ही बोला कि अंतिम रूप से जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक कि उसको अपील में नहीं ला सकते हैं। तो जब ये अंतिम रूप से डिक्री है, वो आदेश है, वो दे दिया गया हो या निर्णय दे दिया गया हो। दूसरा इसका क्या है, दूसरा समझने वाली चीज है। ये तो पहला है कि भाई वो डिसीजन देगा तभी उसके विरुद्ध अपील में जाया जाएगा। इसमें दूसरा है कि संविधान के निर्वचन में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो गया हो या उठ खड़ा हुआ हो। ठीक, तो यहां पे समझने वाली बात है क्या, सर्वान शब्द को समझने वाली चीज है। सर्वान क्या होता है? सर्वान उस शब्द को बोलेंगे कि ऐसा कोई लॉ है या कोई निर्णय है या कोई ऐसी निर्णय देना है हमें, उस पे किसी हाई कोर्ट ने दूसरा डिसीजन दे रखा है, किसी दूसरे हाई कोर्ट ने दूसरा डिसीजन दे रखा है। मतलब न्यायालयों की जो निचले अदालत है उसमें मत भिन्न भिन्न है एक ही चीज को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे विनिश्चय अपना क्लियर नहीं किया है। तो ऐसे मामले को सारवान प्रश्न बोला जाता है। तो यदि हाई कोर्ट समझती है कि
ये प्रश्न सर्वान प्रश्न है, यानी कि इसमें विनिश्चय अलग अलग हैं, तो इसके लिए वो प्रमाण पत्र जारी करती है और ये प्रश्न इसके 132 के अंतर्गत ये आता है। लेकिन ऐसा प्रश्न कैसा होना चाहिए, सर्वान और संविधान के निर्वचन से संबंधित होना चाहिए। ठीक, तो इतना आप लोग समझे होंगे। क्या होता है कि हाई कोर्ट जो होता है वो एक हाई कोर्ट के, जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला है तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में इसको लागू नहीं किया जा सकता जबरदस्ती, लेकिन उसको आधार बनाया जा सकता है कि हम जाएंगे कहेंगे कि देखिए ऐसा ही मामला में यहाँ के हाई कोर्ट ने, तमिलनाडु के हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस प्रकार का डिसीजन दिया है, तो हमें भी, हमारा भी मामला ऐसा है, तो महोदय हमको भी इसी प्रकार का डिसीजन दीजिए, तो उसको आधार के रूप में रखा जा सकता है। लेकिन न्यायालय है वो एक दीवार की भांति तो है नहीं, जो हम लोग का न्यायालय है वो भावना को भी समझ सकती है, तो वो समय के हिसाब से अपने निर्णय में परिवर्तन भी कर सकती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि विभिन्न हाई कोर्टों के बीच जो निर्णय होता है वो अलग अलग हो जाता है एक ही बातों को लेके, तो इस पे तय करना आवश्यक हो जाता है कि भाई इसमें कौन सा एक सही मानेंगे हम लोग, तो ये तय कौन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही हमारा तय कर सकता है। ठीक, तो संवैधानिक मामला ये हो गया। अब आर्टिकल 133 देखते हैं। बहुत इसके डीप में नहीं जाना हम लोग को, केवल समझना उतना ही है। मैं डीप में लेते जाऊंगा तो एक एक टॉपिक पे एक एक घंटे का लेक्चर होता चला जाएगा, लेकिन इतना ही अभी सफिशिएंट से भी ज्यादा है। ठीक, जितना आप लोग को जानना चाहिए उससे भी ज्यादा है ये, तो ये चीज समझिए। 133 में क्या है, वो है सिविल अधिकारिता। ये क्या है, किस आर्टिकल में है, ये 133 में है। किसमें, 133। सिविल मामला क्या होता है, तो ऐसे मामले जो दंडिक नहीं है वो सिविल मामले हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं, या तो एक तरह से कह सकते हैं कि सिविल मामले में दंड नहीं दिया जाता है। सिविल मामले में कोई अधिकार है आपका, या अनुतोष है, या किसी को आपने ऋण दिया हो, या कोई अन्य बातें उसमें शामिल हो जो सिविल मामलों से संबंधित हो, प्रतिकर से संबंधित हो। ठीक, तो ऐसे मामले सिविल मामले बोले जाते हैं। तो सिविल मामलों में भी अपील किया जाता है, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो उसके ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी इसेंशियल चाहिए, तो किस प्रकार के मामले होने चाहिए, तो ऐसे मामले में कोई सार्वजनिक महत्व का सर्वान प्रश्न होना चाहिए। सार्वजनिक महत्व का विधि का सर्वान प्रश्न, अंतर्ग्रस्त हो। ठीक, और दूसरा क्या है कि उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय आवश्यक है। विनिश्चय आवश्यक है। ठीक, तो इसमें दो चीजें आती हैं। क्या आता है, तो उसमें तो हम लोगों ने पढ़ा जो संवैधानिक मामला था उसमें क्या था कि सर्वान प्रश्न अंतर्वलित हो। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि सार्वजनिक महत्व और सर्वान प्रश्न हो। मतलब दो चीजें इससे निकल के आ रही हैं कि सार्वजनिक महत्व का भी हो और सर्वान प्रश्न भी हो। तो सर्वान का मतलब हम लोगों ने समझ रखा है कि ऐसे मामले जिसपे कोई एक विनिश्चय न हो, विभिन्न न्यायालयों का भिन्न भिन्न मत हो। ठीक, लेकिन सार्वजनिक महत्व से क्या तात्पर्य है कि ऐसा फैसला जो किसी एक व्यक्ति से संबंधित न हो, यानी वो अन्य लोगों के बारे में, जनसाधारण के मामलों से संबंधित हो। जैसे यहाँ पे जो जेल वगैरह होता है उसमें जो कैदी वैदी थे, कैदी वगैरह को किसी को एक आधार पे रिहा किया गया कि इनको इस प्रकार से नहीं पकड़ा जाएगा, तो वो केवल एक व्यक्ति से संबंधित मामला नहीं है, वो कई व्यक्तियों से भी, जो सारे कैदी हैं जो अवैध रूप से उसमें थे उनको रिहा किया जाएगा, या जो समय से अधिक अवधि काट चुके हैं वो, उनके बारे में एक तरह से ये चीज शामिल हो सकती है। ठीक,
तो वो केवल एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, वो कई व्यक्तियों से संबंधित है। जैसे कोई मंदिर वगैरह का पूजा स्थल हो गया, जैसे राम जन्मभूमि का जो वाद है, ये सब एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये आम जन साधारण से संबंधित होती है। ठीक, तो इसको समझना है। तो ये चीज सार्वजनिक महत्व का हो और इस पे विनिश्चय जो हो वो एक मत न हो, तो ये चीजें शामिल हो। और दूसरा क्या है कि उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय इस पे आवश्यक हो, ऐसा हाई कोर्ट को लगे, ऐसा उच्च न्यायालय को लगे, तो वो प्रमाण पत्र जारी करती है। ये सभी मामले जो है वो प्रमाण पत्र लेके ही आ रहे हैं, वहां से, कहां से, हाई कोर्ट से, अपने अपने राज्यों के। ठीक, तो इन मामलों में सिविल अधिकारिता की सुनवाई करती है। ठीक, सिविल जो सिविल केसेज हैं उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करती है। अब तीसरा है दांडिक मामलों में। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम भी अब काफी अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को आसानी से वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं दांडिक मामलों में जो अपील होगी वो किस आर्टिकल के तहत है। वो आर्टिकल 134 के तहत। तो आर्टिकल 134 के तहत दो मामलों में अपील किया जा सकता है। ठीक, एक होता है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना, जो मैं बताया कि 134 है का उसके अंतर्गत एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो उस प्रमाण पत्र के बिना आप। ठीक, दूसरा क्या है, प्रमाण पत्र से। ठीक, प्रमाण पत्र लेके आदमी अपील कर सकता है या प्रमाण पत्र के बिना अपील कर सकता है। तो प्रमाण पत्र के बिना कैसे अपील करेगा आदमी, तो उसके लिए भी आधार दे रखा गया है संविधान में। ठीक, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जो प्रमाण पत्र के बिना है उसको आर्टिकल 134 में ही दिया गया है। तो इसका आधार क्या होगा कि ऐसे मामले जो किसी अधीनस्थ न्यायालय, समझ रहे हैं, जो जिले स्तर पे न्यायालय होते हैं उनके द्वारा कोई डिसीजन, डिक्री, आदेश दिया गया है जिसमें व्यक्ति को दोष मुक्ति प्रदान कर दी गई है। ठीक, समझिएगा, ऐसे मामले जिसमें निचली अदालत ने अभियुक्त को दोष मुक्ति प्रदान कर दी हो, यानी कि उसको बरी कर दिया हो, और उसकी अपील आई हो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसके अपने निचली अदालत के निर्णय को उलट दिया हो और उसे मृत्यु दंड दे दिया हो, तो पहला कौन सा आधार हो जाएगा, निचली अदालत के निर्णय को उल्टा हो और उलट के दोष मुक्ति के बजाय वो मृत्यु दंड दे दिया हो। ठीक, तो पहला आधार ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा है क्या कि निचली अदालत में अभी सुनवाई चल ही रहा था, अभी आखिरी डिसीजन नहीं दिया गया है, ये अभी सुनवाई के दौरान चल ही रहा था। हाई कोर्ट ने क्या किया कि उसको अपने यहाँ मंगा लिया, भाई शक्ति है उसके पास, अपने यहाँ मंगा सकती है केसेस को जो निचली अदालत में चल रहा हो, यदि ऐसा वो आवश्यक समझे तो निचली अदालत में जो लंबित वाद था उसको अपने यहाँ मंगाती है हाई कोर्ट और उस पर मृत्यु दंड दे देती है। ठीक, कैसे मामलों को, तो लंबित मामलों को, तो उस पर मृत्यु दंड दे देती है। तो ऐसे मामलों की अपील प्रमाण पत्र के बिना भी किया जा सकता है। ठीक, समझ में आ गया। जो निचले अदालत है उसके निर्णय जो दिया गया बाइज्जत बरी का, उसको फांसी की, मृत्यु की सजा दे दी गई हो, या मृत्युदंड, यदि लंबित था मामला निचली अदालत में, उसको अपने यहाँ मंगा के फिर भी मृत्युदंड दे दिया है, तो ऐसे मामलों की अपील किया जा सकता है। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा।
फिर आगे क्या है कि आर्टिकल 134 के तहत शक्ति दी गई संसद को कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता को बढ़ा सकता है, क्योंकि जब ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो एक आपराधिक न्यायालय की भांति ही कार्य करता है उसमें। तो इसमें संसद चाहे तो उसकी अधिकारिता बढ़ा सकता है। तो संसद ने एक एक्ट बना के 1970 में एक बनाया, उसमें क्या है, उसमें कुछ इसके अलावा भी कुछ इसका विस्तार किया हुआ है। उसमें क्या विस्तार में कहा है कि मृत्यु दंड के बजाय यदि प्रोसीजर सेम है, निचली अदालत का निर्णय था, दोषमुक्ति था, आता है यदि 10 वर्ष से अधिक भी सजा दे देता है तो आदमी व्यक्ति वो सुप्रीम कोर्ट में अपील को लेके जा सकता है। या कोई लंबित मामला था और आता है हाई कोर्ट अपने आप बुला के उसको और 10 वर्ष से कम की भी सजा देता है तो भी अपील में जा सकता है। तो इतने चीजें इसमें शामिल हैं। तो प्रमाण पत्र के बिना इतने इस आधार पे व्यक्ति दंडिक मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। प्रमाण पत्र के साथ तब तो वो ऑफिशियल रूप से कर ही लेगा। यदि हाई कोर्ट उचित समझता है तो उसको प्रमाण पत्र दे सकता है, लेकिन ऐसा उसे लगे कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इनके जो सुनवाई है उस पर सही से डिसीजन नहीं दिया गया है, तो ऐसे मामलों में अपील की अनुमति दिया जा सकता है। तो प्रमाण पत्र के साथ तो कोई भी जाएगा, जिसको प्रमाण पत्र दे दिया गया है वो लेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट यदि प्रमाण पत्र दे दिया है उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति है कि वो केस को एक्सेप्ट करे या खारिज भी कर सकता है। इतना चीज ध्यान में रखिएगा। ये शक्ति कि सुप्रीम कोर्ट में आप कब जाएंगे, ये चीज शक्ति हाई कोर्ट को नहीं दी गई है कि हाई कोर्ट ने बना के दे दिया कि आप प्रमाण पत्र लेके जाइए तो सीधे आपकी एंट्री हो जाएगी। वहां पे भी आपकी जांच होगी और उसी आधार पे चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा। अन्य मामला भी है कि बिना प्रमाण पत्र के भी जा सकते हैं। इन सारी बातों के होते हुए भी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि प्रमाण पत्र ना मिला हो, ऐसा आधार भी ना हो, तभी भी हम अपील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो विशेष इजाजत से अपील। आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है कि वो किसी मामले की निर्णय को वो अपने यहाँ सुनवाई के लिए आदेश दे सकती है या उसको अपील की अधिकार प्रदान कर सकती है, या एक्सेप्ट अपने यहाँ एक बार उसकी जांच के लिए उसको अपील को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक, इजाजत दे सकती है, अपील की इजाजत दे सकती है। तो विशेष इजाजत से अपील मामला होता है 136 के तहत होता है। लेकिन ये जो विशेष अपील होगा वो बहुत ही रेयर से रेयर मामलों में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर मामलों में इसको विशेष इजाजत ही दिया जाने लगे। ये ऐसे मामलों के लिए है कि जहां सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। जो लोअर कोर्ट में चल रहा है मामला, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इसलिए ये शक्ति इसको प्रदान की गई है कि वहां पे वो इन्वॉल्व हो, ठीक, और वहां पे कार्य को सही प्रकार से करवाया जाए या उसके डिसीजन को सही प्रकार से दिया जाए। ठीक, तो यहाँ पे ये विशेष इजाजत से भी अपील लेके जा सकते हैं उन सारी बातों के होते हुए भी। लेकिन ये तो बहुत रेयरेस्ट मामलों में दिया जाता है। ठीक, तो इतना चीजें हम लोग अपीलीय अधिकारिता में पढ़ लिए हैं, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी जो अधिकारिता है वो क्या है? परामर्शदात्री अधिकारिता। अधिकारिता कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है इसका 143। देखिएगा हम लोग क्रॉस किए हैं, 134 के बाद 35 को छोड़ रखे हम लोग, फिर 37 38 को बीच में छोड़े, फिर सीधे 143 पे पहुंचे हम लोग। तो 143 में क्या है कि परामर्शदात्री अधिकारिता। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगता है कि कोई
सार्वजनिक महत्व का सर्वान प्रश्न है विधि का, उस पे कोई सुप्रीम कोर्ट से सलाह चाहिए, ऐसा यदि राष्ट्रपति को लगता है तो वो सलाह उससे मांगती है। तो सलाह दो प्रकार से मांगती है वो। पहला प्रकार क्या है, जो आर्टिकल 131 का परंतु मैं बताया था कि ऐसे मामले जो इस पे प्रारंभिक अधिकारिता लागू नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या करार है या प्रश्न विधा है, वो आजादी के बाद भी वो उसके उपबंध बने हुए हैं यदि, तो ऐसे मामले प्रारंभिक अधिकारिता के अधीन नहीं जाते हैं। वो आर्टिकल 131 का परंतु था। तो इस मामले में यदि यहां पे लिख लीजिए 131 का परंतु, लिखने में देखिए ब्लैक बोर्ड क्या होता है कि काफी छोटा है यहाँ पे, तो हर चीजों को एक साथ लिखा नहीं जा सकता, और लिखेंगे तो वीडियो का जो समय है वो काफी विस्तृत हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम भाषा में ही मैं बोल के आप लोग सुन लें, और जो बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है उसको मैं लिखता हूँ कि 60 भाषा में लिखता भी हूँ कि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, समय के आप लोग के ध्यान में रखते हुए ये चीज मैं कार्य करता हूँ। ठीक, तो इसमें है आर्टिकल 143 में क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगता है। सलाह किस प्रकार से मांगेगा, तो 131 के परंतु जो है किसी संधि या अंतर्राष्ट्रीय करार के संबंध में कोई सलाह मांगता है यदि सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा क्या सलाह मानेगा कि विधि से संबंधित कोई सलाह मांगेगा, तो इससे और इससे संबंधित सलाह मांगता है। तो यदि इससे संबंधित सलाह मांगेगा, किससे संबंधित, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि और प्रश्न विधा से संबंधित। तो जो आर्टिकल 131 का परंतु है उससे संबंधित यदि वो सलाह मांगता है राष्ट्रपति, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है। क्या देने के लिए बाध्य है, तो सलाह देने के लिए बाध्य है। सलाह यानी उस पर सलाह वो देगी। फिर यदि कोई विधि से संबंधित प्रश्न है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, और जब यह सलाह देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट, इस पे बाध्य था, इस पे बाध्य नहीं था, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में जब सलाह राष्ट्रपति को ये देता है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये केवल एक परामर्श मात्र ही होता है, और उसकी जो सलाह है वो अधीनस्थ न्यायालयों पे भी बाध्यकारी नहीं होते हैं, वो अबाध्यकारी रूप से लागू नहीं होते हैं। सामान्यतः ऐसा प्रावधान है, लेकिन न्यायालय ने जो निचली अदालतें हैं वो इस बात का पालन करती है, क्योंकि भाई इसका जो सुप्रीम कोर्ट का उस पर विनिश्चय बन गया तो वो बन ही गया है लगभग, और ऐसे मामले आते हैं तो उस पर वो उसको आधार बना के उस पर डिसीजन किया ही करती है अमूमन व्यवहारिकता। ठीक, तो इतना हम लोग को समझना है। तो ये है उसका परामर्शदात्री अधिकारिता। तो इस तरह से अधिकारिता हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आगे इसके बेंच के गठन के बारे में पढ़ा जाएगा, कुछ अन्य इसकी जो अधिकारिता है उसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। ठीक, तो आज केवल इतना ही, फिर आगे क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।